हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, फाइब्रॉइड क्या होता है, ठीक है ना। फाइब्रॉइड होता क्या है, ठीक है। तुमने यूट्राइन फाइब्रॉइड आई गेस अभी तक गायनी में पढ़ लिया होगा। अगर ये वीडियो देखने से पहले गायनी में ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा, क्योंकि इतना कॉमन टॉपिक है, राइट। और अगर नहीं पढ़ा है तो आज इसके पूरे हम लोग डिटेल हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें जो होता है टॉपिक क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। और यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं डिटेल में ही इस पर बात करूँगा, ठीक है ना। इसका अगर मैं कम बोलता हूँ तो इट विल नॉट डू जस्टिस विद दिस टॉपिक, राइट। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह पूछा जाता है, वेदर बी इट योर नेक्स्ट बी इट योर तुम्हारे प्रैक्टिकल वाइवा थ्योरी, कुछ भी कहीं भी तुम जाओगे बैठोगे तो हमेशा तुम्हें फाइब्रॉइड पूछा ही जाएगा गायनी पर्सपेक्टिव से, राइट। तो बहुत ही फेवरेट सवाल है और बहुत ही इजी है, कोई मतलब टफ भी नहीं टॉपिक है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे और समझते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। तो सबसे पहली बात कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। यूट्राइन फाइब्रॉइड समझ में हमें क्या आता है, पहले ये समझते हैं। यूट्राइन मतलब यूट्रस का होगा, फाइब्रॉइड कोई मतलब फाइब्रस कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। क्या फाइब्रस स्ट्रक्चर, बेसिकली ये स्मूथ मसल सेल ट्यूमर है जो कि बिनाइन होता है, समझे। और ये मोनोक्लोनल ओरिजिन होता है, ठीक। ये एक चीज़ जाननी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले बात करेंगे। अगर तुमसे कोई लियोमायोमा भी पूछता है तो वो फाइब्रॉइड की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना। दूसरा, ये मोनोक्लोनल ट्यूमर है और यहाँ पे सूडो कैप्सूल में भी प्रेजेंट, यहाँ पे सूडो कैप्सूल हो सकता है, राइट। तो कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये कॉमनेस्ट ट्यूमर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो जैसे इसका इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगा कि अगर फाइब्रॉइड है, छोटा बड़ा फाइब्रॉइड हो सकता है। और मोस्टली ये सिम्टोमेटिक रहता है, तो पता भी नहीं चलता कि इसको फाइब्रॉइड है या नहीं है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं फाइब्रॉइड की। मिल जाता है कि कभी तुम किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, तुमने फाइब्रॉइड देख लिया वहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस का। ये नली पैरस मूवमेंट में जो होता है ये कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमन ये नली पैरस मूवमेंट में होगा, ठीक है ना। बिकॉज देखो, नली पैरस मूवमेंट में क्यों कॉमन है, सबसे पहली बात ये समझो कि इसका बेसिक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। और बेसिक मैकेनिज्म समझ जाओगे तो तुम इटियोलॉजी लिख लोगे इसकी। क्या होता है इसमें बेसिकली, इसमें होता क्या है कि जो फाइब्रॉइड होता है ना वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है। अभी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होगा तो मतलब जिस महिला में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा उस महिला में फाइब्रॉइड की इंसिडेंस भी ज़्यादा होगी, उस वुमेन में फाइब्रॉइड की इंसिडेंस ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। अभी ईस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट ट्यूमर है एंड नली पैरिटी प्रमोट्स ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। मतलब अगर तुम आज जैसे मान लो औरत जो है प्रेग्नेंट हो गई, राइट। प्रेगनेंसी इज अ प्रोजेस्ट्रॉनजेनिक स्टेट होता है, ठीक है ना। वो प्रोजेस्ट्रॉन वाला स्टेट होता है, अगर उसमें ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा। लेकिन अगर नली पैरस वुमेन है, उसको कोई प्रोजेस्ट्रॉन का एक्सपोजर मतलब कि प्रेगनेंसी वाला एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली संभावना ज़्यादा होगी। और ईस्ट्रोजन बेसिकली करता क्या है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करता है, ठीक है ना। और फाइब्रॉइड भी किससे बनता है, ये स्मूथ मसल सेल ऑफ ट्यूमर से ही, मतलब कि यूट्रस से ही बनता है ना, स्मूथ मसल के। तो उसी का भी हाइपरप्लेजिया प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक। समझ में आती है ये बात। नेक्स्ट बात करेंगे, यूजुअली मल्टीपल इन नंबर। ये यूजुअली मल्टीपल, सिंगल नहीं दिखता जनरली, सिंगल भी हो सकता है लेकिन मल्टीपल इन नंबर यूजुअली ये होता है। वेरी वाइडली इन साइज, वेरी कर सकता है वाइडली इन साइज, ठीक है ना। क्या होता है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है ऑलवेज स्टार्ट इन इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल देखो, 3 तरह के फाइब्रॉइड होते हैं। पहली बात, 3 तरह के फाइब्रॉइड होते हैं। कौन कौन से, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये यूट्रस है मान ले, ठीक है ना। मेरे डायग्राम्स बहुत ही ख़राब होते हैं तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। ये यूट्रस है, ठीक है ना। अंदर वाले जितने होंगे ये सब म्यूकोसल होंगे, मतलब कि जो कैविटी की तरफ होंगे, जो यहाँ पे होंगे, मतलब कि दोनों वॉल्स के बीच में एक्सटर्नल यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन या इंट्रा यूट्राइन के बीच में ये इंट्राम्यूरल है। और इसके बाहर के जितने होंगे वो कौन से होंगे, सबसिरोसल। 3 तरह के होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सब म्यूकोसल, इंट्राम्यूरल, सबसिरोसल, ठीक। ये हमेशा इंट्राम्यूरल स्टार्ट होता है फाइब्रॉइड और पुशेस फाइब्रॉइड टुवर्ड्स सबम्यूकोसल और सबसेरोसल। समझ में आता है, मोनोक्लोनल बिनाइन ट्यूमर है, सूडो कैप्सूल प्रेजेंट, लियोमायोमा कहते हैं, ठीक। इटियोलॉजी क्या है, इंसिडेंस 30% ऑफ वुमेन, बहुत ही कॉमन ट्यूमर है। 30% हर 10 में से 3 महिलाओं में दिख जाएगा। 50% से केस अगर ईयर से ज़्यादा है तो 80% हो जाएगा। 2.5 टाइम्स ऑफ मोर चांस इफ फीमेल रिलेटिव हैज़ 1 क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी से भी ये रिलेटेड होता है, जैसे कि ट्राइसोमी 12, 14, ट्राइसोमी 12, ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन 12, 14, ट्राइसोमी 12, 7 डिलेशन,
ठीक है ना, ये सबसे भी ये रिलेटेड होता है, मतलब ट्रांसलोकेशन कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे क्रोमोसोमल 7 ट्रांसलोकेशन 12 14 ट्राइसोमी 12, ये सबसे भी ये रिलेटेड होता है। ओबीज वुमेन में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओबीज वुमेन देखो देखो जो होता है तुम समझते हो ना, ईस्ट्रोजन और फैट्स का जो रिलेशन है तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना, कि एडिपोज टिश्यू इन द पेरिफेरी कन्वर्टेड बाय ईस्ट्रोजन जो भी है, ठीक है ना, तो उसके कारण से ये होता है। रेड मीट ईटर्स में ये कॉमन होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर बढ़ा हो तो उसके कारण से भी ये हो सकता है। इसके साइट्स क्या क्या होंगे, साइट्स होंगे इसके सब सीरस बीनीथ द सीरोसल सरफेस ऑफ यूट्रस, मतलब ये यूट्रस देखो ये वाला सब सीरोसल है, बीनीथ द सेरोसल सरफेस ऑफ, ये सेरोसल सरफेस है, ठीक है ना, बीनीथ द सेरोसल सरफेस ऑफ यूट्रस, इंट्राम्यूरल विद इन द यूट्राइन वॉल के अंदर सब म्यूकोस, मतलब बीनीथ म्यूकोसल सरफेस, ये म्यूकोसल सरफेस है, इसके बीनीथ में होगा ये अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है ना। और डिस्टॉर्ट्स और इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ इंडोमेट्रियम। बेसिकली ये अगर देखो अगर सब म्यूकोसल होगा तो ये इंडोमेट्रियल एरिया भी बढ़ाएगा। अब इंडोमेट्रियल, अब सोचो, अब ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब तुमको क्लिनिकल फीचर्स में समझाने की कोशिश करूँगा, समझो क्लिनिकल फीचर्स। अभी क्लिनिकल फीचर्स में समझाने की कोशिश करूँगा, तो ये समझो पहले। हम सीधा आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे एक बार, फिर उसके बाद डीजनरेटिव चेंजेस वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। देखो क्या होता है, और सब छोड़ देना, ये सब छोड़ दो, अभी उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या हो सकता है बेसिकली, ठीक है ना। यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या क्या हो सकता है सोचना अभी, ठीक है ना, मेरे साथ सोचो कि अगर भाई कोई मतलब वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड है यूट्रस में, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, कोई मास फील होगा अपने को, ठीक है, मास तो फील होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यूट्राइन मास दैट इज सेंट्रल इन लोकेशन। अगर पेरिफेरी में मास होगा तो ये ओवेरियन के लिए तुम्हारा इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो एक यूट्राइन मास या पेल्विक मास तुम्हें दिखेगा, समझ में आएगा। और वो क्या कर सकता है, कभी कभी वो डीजनरेट कर जाए। जैसे मान लो कि जो तुम्हारा फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड अगर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेन होने की संभावना है। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, डीजनरेशन, पेडंकुलेटेड, नॉन पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली पेन कॉज करेगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, कंपैक्शन और डीजनरेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली फाइब्रॉइड बना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक गुच्छा मान लो ब्लड वेसल का गुच्छा, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है और भी यूट्राइन मसल्स को, ठीक है ना, कंपैक्ट कर सकता है, कंपैक्शन कर सकता है, डीजनरेशन कर सकता है, तो इसके कारण से पेन होगा। दूसरा क्या होगा, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग क्यों होगी, अब सोचो, इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन से फाइब्रॉइड बना। अब फाइब्रॉइड एक गुच्छा है इंडोमेट्रियम का, गुच्छा है इंडोमेट्रियम का, तो अब क्या होगा, इंडोमेट्रियम का सरफेस एरिया बढ़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान ले जैसे ये तुम्हारा ये मान ले ये यूट्रस है, ठीक है, मान लो। अब इसी में मान लो कि ये कुछ है मेरे पास, हाँ ये मान लो कि एक फाइब्रॉइड निकल गया, ठीक है। अभी तो इंडोमेट्रियम का सरफेस एरिया इतना ही था, लेकिन अब जब ये आ गया फाइब्रॉइड तो इसका भी सरफेस एरिया आ जाएगा, इसके साथ इसका भी सरफेस एरिया आएगा। अब इसका सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया बढ़ा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा। अब मान लो कि कभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इंडोमेट्रियल सरफेस पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी और वेजोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, ठीक है ना, तो इसी से क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक। इनफर्टिलिटी हो सकता है ड्यू टू कंप्रेशन, फॉरेन बॉडी एक्शन। अब देखो, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड दैट इज लोकेटेड एट दी ऑस्टिया, सब म्यूकोसल अंदर की तरफ है, ऑस्टिया पे लोकेटेड है, मतलब वो ट्यूब में वो स्पर्म्स को नहीं जाने दे रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी क्रॉस कर सकता है ड्यू टू कंप्रेशन, फॉरेन बॉडी एक्शन, ठीक। बाउल एंड ब्लैडर में, अब देखो बाउल और ब्लैडर के लिए सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं। क्या, कैसे सिम्टम्स कॉज करेगा, अगर सामने की तरफ फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड इज लोकेटेड एंटीरियरली, ठीक है ना, मान लो सब सीरोसल फाइब्रॉइड है, बाहर की तरफ वाला फाइब्रॉइड है वो भी एंटीरियरली लोकेटेड है यूट्रस के। 3D में इमेजिन करना, एंटीरियरली क्या होता है, ब्लैडर होता है। ब्लैडर में क्या क्या कर सकता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कर सकता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, ठीक है, यही चीज़ें हैं। और पीछे अगर चला जाए ब्लैडर बाउल की तरफ तो क्या होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, कि अगर अगर तुम्हारा बावल की तरफ चला जाए, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली लोकेटेड फाइब्रॉइड सब सीरोसल अगर हो गया, प्रेशर सिम्टम्स क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन करा देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके डीजनरेटिव चेंजेस के बारे में, ठीक। डीजनरेटिव चेंजेस, व्हाट आर डीजनरेटिव चेंजेस, लार्जर द फाइब्रॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीजनरेटिव चेंजेस। एक तुम्हें ये रूल याद रखना है कि जितना बड़ा फाइब्रॉइड होगा उतना ज़्यादा ये डीजनरेटिव चेंजेस करेगा, ठीक।
रिजल्ट ऑफ पुअर वेस्कुलैरिटी। अब क्या करता है, अब वहाँ पे जैसे मान लो कि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो गया, ठीक है ना, स्मूथ मसल सेल का खूब ज़्यादा पॉलिफ्रेशन हो गया, ठीक है ना, इतना ज़्यादा पॉलिफ्रेशन हो गया कि वो अपनी ही ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या होगा, उससे पुअर वेस्कुलैरिटी होगी ना, समझ में आता है। इतना बड़ा फाइब्रॉइड हो गया कि अपनी ही ब्लड वेसल्स को वो कंजेस्ट कर दिया, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ मान लो, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, ठीक है ना। अभी दोनों पतले थे, मतलब मान लो स्टार्टिंग में क्या हुआ, दो पतले भाई थे, ठीक है, ट्विंस थे, दोनों पतले थे, ठीक है ना। तो एक दूसरे का हाथ थाम के चलते थे बढ़िया से, सब कुछ होता था बढ़िया से। लेकिन एक ट्विन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मोटा हो गया, तो दूसरे वाले ट्विन पे वो भारी पड़ेगा ना। वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है कि अभी फाइब्रॉइड बड़ा हो गया तो उसके जो साथ वाली वेसल अटैच थी वो तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी ना। अब उसको तो आदत थी कि पुराने वाले फाइब्रॉइड को सप्लाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तो लार्ज हो गया, अभी उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो पुअर वेस्कुलैरिटी हो गई, पुअर वेस्कुलैरिटी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट होगा। डीजनरेशन कैसा होगा, हाइलाइन डीजनरेशन होगा, सिस्टिक डीजनरेशन होगा, ठीक है ना। और सिस्टिक फाइब्रॉइड अगर होता है तो वो हेमरेजिक फाइब्रॉइड बेसिकली होता है, तो सिस्टिक डीजनरेशन HC से याद करो, HC हाइलाइन डीजनरेशन, सिस्टिक डीजनरेशन। फिर सिस्टिक डीजनरेशन होगा तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्केरियस डीजनरेशन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन होगा। फिर कैल्सिफिकेशन हुआ तो क्या, कैल्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, देखो कैल्सिफिकेशन हुआ तो बेसिकली पोस्ट मेनोपॉजल बॉम्ब स्टोन हो जाएगा, ठीक है ना, बॉम्ब स्टोन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, बॉम्ब स्टोन को कहते हैं। अब वही कैल्सिफिकेशन से क्या होगा, कैल्सिफिकेशन के बाद क्या कराएगा, वो नेक्रोसिस या इन्फेक्शन करा सकता है। अभी कैल्सिफाई हो गया तो अभी क्या कर सकता है, नेक्रोसिस में जा सकता है, नेक्रोबायोसिस या नेक्रोसिस, जिसके बारे में बात करेंगे, इसको कहते हैं रेड डीजेनरेशन, ठीक है ना। अब यही से क्या होगा, नेक्रोसिस इन्फेक्शन हुआ, रेड डीजेनरेशन हुआ, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कॉमन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं और नेवर ऑपरेट, इसको कभी भी ऑपरेट नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। या लाइपोइड डीजनरेशन होता है ड्यू इन सार्कोमेटस डीजनरेशन, ये भी ठीक। कुछ मैलिग्नेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं सार्कोमेटस डीजनरेशन में, और रेयर होते हैं, लियोमायोसार्कोमा कर सकते हैं, 0.5% से कम की इनकी संभावनाएं होती है, और रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड होते हैं, ठीक है ना, रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड। अभी इसके ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स पे आ जाओ कि इसके ग्रोथ फैक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे TGF बीटा, PDGF, इपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, तो जितने तुम लोग जानते हो, ठीक है ना, TGF बीटा, ये सब पैथोलॉजी पढ़े हो, TGF बीटा, PDGF, VEGF, वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, EGF, इपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, सब लिख देना, ठीक है ना। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, कुछ चीज़ें रटनी भी होती हैं, तो दोनों ही ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके प्रेजेंटेशन के बारे में, कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट। सोचो पहले तो एसिम्प्टोमेटिक, मैंने बताया ही था, 60 to 70% जो होते हैं पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम इन फाइब्रॉइड इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। सिम्टम्स डिपेंड ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ यूट्रस। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम्हें पूछता है बंदा, तुम्हें कोई बंदा है, तुम्हें कोई वो मैम पूछती है, जो भी वाइवा लेने आती है, ठीक है, फाइब्रॉइड का केस आता है तुम्हारे पास, वो पूछती हैं कि बताओ यार कि यूट्राइन वॉल के अंदर फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, ठीक है ना, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, और एक अंदर है सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा ठीक है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, कौन ज़्यादा सिम्टम कॉज करेगा। अब तुम सोचोगे यार इंट्राम्यूरल है, बहुत बड़ा बोल रही है, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड होगा, तो हाँ दिक्कत तो यही करना चाहिए, नहीं, उससे ज़्यादा दिक्कत करेगा सब म्यूकोसल वाला फाइब्रॉइड। क्यों, अब ये सोचना है आपने, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो ठीक है, वो पड़ा रहेगा यूट्राइन वॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है वो क्या किया, वो अंदर की तरफ लोकेटेड है, वो ब्लीडिंग ज़्यादा कराएगा ना यार, समझ में आ रहा है। इंडोमेट्रियल सरफेस एरिया बढ़ाया, वो इंट्राम्यूरल वाला तो सरफेस एरिया तो नहीं उतना एक्सपेंड कर पाएगा, लेकिन जो सब म्यूकोस वाला है वो ज़्यादा मतलब सरफेस एरिया करेगा, ठीक है ना। और उसके साथ वो ऑस्टिया भी हो गया तो वो इनफर्टिलिटी भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना, तो पोजीशन के कारण से भी हो सकता है, ठीक है। सर्वाइकल अगर पॉलिप हो गया तो और दिक्कत है, इस तरह से सोचना है। मेनोरेजिया कर सकता है, इंटरमेस्टुअर ब्लीडिंग कर सकता है, ठीक है। डिस्मेनोरिया भी कर सकता है, डिस्मेनोरिया भी इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन इन फाइब्रॉइड, ठीक है। एब्डोमिनल स्वेलिंग, मिड लाइन स्वेलिंग,
ठीक है ना। इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम्स, इनकॉन्टिनेंस नियर ब्लैडर, ब्लैडर सिम्टम्स होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है अगर पोस्टीरियरली लोकेटेड फाइब्रॉइड है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड का साइज इंक्रीज हो। अब देखो, अब सोचो, अब रुको, यहाँ पे रुकना है अपने को। प्रेगनेंसी में इंक्रीज साइज ऑफ फाइब्रॉइड होता है हार्मोन डिपेंडेंट। अब देखो, हमने बताया था तुम्हें, हमने क्या बताया था तुम्हें कि प्रेगनेंसी वाले केसेस में प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज होती है, लेकिन जो है फाइब्रॉइड तुम्हारा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। अभी क्यों होगा प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज साइज क्यों होगा, सोचने वाली बात है ना। अभी कोई, अच्छा अगर तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो तुमने पूछना चाहिए था। प्रेगनेंसी में भी तो आपने सर बताया था कि अरे कि ये तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, लेकिन तो प्रेगनेंसी तो प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट स्टेट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सोचने में आता होगा। अब देखो दिक्कत क्या है ना भाई, क्या होता है अगर मान लो प्रेगनेंसी से जस्ट पहले फाइब्रॉइड हो गया, समझ में आ रहा है, प्रेगनेंसी जस्ट पहले फाइब्रॉइड हो गया, ये फाइब्रॉइड को मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में नहीं बनेगा, ये फाइब्रॉइड बनेगा तुम्हारा, मतलब कि जो पहले से फाइब्रॉइड है अगर वो प्रेगनेंसी वाली स्टेट में चला जाए, फाइब्रॉइड है लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाए, वो फीमेल, उस जैसे बंदी को फाइब्रॉइड है लेकिन वो बंदी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या होगा। अब जब फाइब्रॉइड होता है प्रेग्नेंट स्टेट में, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सबसे पहली बात प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लगाओ कॉन्सेप्ट वैस्कुलैरिटी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, ईडीमा का, ठीक है ना। इससे क्या होगा समझो, इससे क्या होगा कि अगर मान लो जिससे प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस का क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफी होता है। अगर हाइपरप्लेजिया होगा यूट्राइन वॉल का, तो ऑब्वियसली फाइब्रॉइड का भी होगा। तो अगर फाइब्रॉइड का होगा तो क्या होगा, फाइब्रॉइड का साइज बढ़ेगा, यूट्रस की मसल्स का वैस्कुलैरिटी बढ़ता है क्योंकि सप्लाई करना पड़ता है बच्चे को, तो ऑब्वियसली किसका वैस्कुलैरिटी बढ़ेगा, फाइब्रॉइड का वैस्कुलैरिटी बढ़ेगा। अगर फाइब्रॉइड का वैस्कुलैरिटी बढ़ा तो क्या होगा, इंक्रीज साइज ऑफ फाइब्रॉइड। समझ में आती है इतनी बात, आई होप समझ में आती है, और नहीं समझ में आती है तो इसको दोबारा 1-2 मिनट जो है ये रिवाइंड करके देखना और समझने की कोशिश करना मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ड्रेड डिजनरेशन, जिसके आगे मैं बात करूँगा। पेन होता है, पेन भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन लेबर और प्री टर्म लेबर भी करा सकता है ये, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन इन लेबर भी करा सकता है, प्री टर्म लेबर करा सकता है, और क्या करा सकता है, माल प्रेजेंटेशन करा सकता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ये करा सकता है। डायग्नोसिस कैसे बना होगी, यूएसजी, एमआरआई से बेस्ट होता है, लेकिन यूएसजी से हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ भाई अपना फाइब्रॉइड कैसा है। एमआरआई के लिए जनरली हम लोग जाते नहीं है, लेकिन एमआरआई बेस्ट मोडालिटी होती है। अब ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा, ट्रीटमेंट हम किसका करना चाहेंगे। अगर स्मॉल फाइब्रॉइड है, लेस देन 5 सेंटीमीटर का है, नो पेन, ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, ठीक है, कोई पेन नहीं दे रहा है, इनफर्टिलिटी नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, 5 सेंटीमीटर से कम का फाइब्रॉइड है, तो हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कह देते हैं यार ठीक है अभी आपको ट्रीटमेंट कोई सिम्टम होगा तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, अभी क्यों ट्रीटमेंट देना किसी को भी फालतू में। अभी स्मॉल फाइब्रॉइड है लेकिन पेन, ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी आ रही है, तो अभी ट्रीटमेंट देना चालू कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पेन है, इनफर्टिलिटी है, ब्लीडिंग है, तो हम लोग देना चालू कर देंगे। लार्ज फाइब्रॉइड है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ट्रीटमेंट देना ही देना है। लार्ज फाइब्रॉइड है विद नो पेन, ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, अगर लेकिन लार्ज फाइब्रॉइड है लेकिन इसको तब भी सिम्टम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट देंगे। अभी क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो चांसेस होते हैं कि भाई मैलिग्नेंट चेंज कर जाए लियोमायोसार्कोमा वार्कोमा में, और हम नहीं चाहते कि मतलब कि जैसे महिला को एक होता है ना एंग्जाइटी लगी रहती है कि अरे इतना बड़ा मास का लोथड़ा हमारे मतलब कि उसमें यूट्रस में, कहती है जो गाँव की पेशेंट्स होती हैं, कहती हैं अरे इतना बड़ा डॉक्टर साहब निकाल ही दीजिए, एंग्जाइटी से वो उनको दिक्कत होने लगती है, ठीक है। एक्चुअल फाइब्रॉइड से दिक्कत नहीं, एंग्जाइटी से, इसलिए ट्रीटमेंट दे देना चाहिए उनको, ठीक है ना। अगर छोटा है और कोई पढ़ी लिखी महिला है, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो आप एक बार भी कह सकते हो कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, गाँव वाले को समझा दो कि अगर, क्योंकि गाँव वाले को फील भी नहीं होगा ना कि हाँ 5 सेंटीमीटर से कम है, फील नहीं होगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर ज़्यादा फील होने लगेगा कि अरे कुछ मास है, तो उनको लगेगा कि यार कुछ तो है, डॉक्टर साहब कर नहीं रहे हैं सही से इलाज, तो उनको ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। मैनेजमेंट क्या है भाई, मैनेजमेंट क्या है फाइब्रॉइड का, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, रिड्यूस इन साइज आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद ये इसका साइज रिड्यूस हो जाता है बेसिकली, क्योंकि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, मेनोपॉज के बाद इसका साइज रिड्यूस होगा। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड कंजर्वेटिवली, हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं इनका, ठीक है ना।
बेसिकली। और सर्जिकली के लिए हम बताएंगे इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स, ट्रीटेड सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब पूछा जाता है आपसे। अगर ये नहीं पूछा गया तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं प्री प्रॉप में, ये मेरे टर्मिनल एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और मेरे को केवल उस टाइम पे 2 ड्रग्स याद आ रही थी। मैंने बहुत कम पढ़ा था इसमें, ठीक है पढ़ते थे यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो 2 तरीके से फाइब्रॉइड का हम लोग इलाज कर सकते हैं। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, एक हो सकता है तुम्हारा सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, ब्लीडिंग कम करने की कोशिश करेंगे और साइज़ कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जिस हिसाब का ट्रीटमेंट है उस हिसाब की हमारी मैनेजमेंट है, ठीक। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। तो भाई हम लोग प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स दे दें तो उसका साइज़ जो होता है कम हो सकता है, ठीक है, कम हो जाए, मतलब ये मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स देते हैं, जैसे नॉरएथिनोजेस्टेरोन, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये सब दे सकते हैं। GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, ठीक है, जैसे लेप्रोलाइड डिपोर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ये दे सकते हैं। GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं। रैपिड रिडक्शन इन फाइब्रॉइड साइज, ठीक है, एनालॉग्स देंगे लेप्रोलाइड फॉर्म में, ठीक है ना, तो रैपिड रिडक्शन कराएगा। एनालॉग जो होता है रैपिड रिडक्शन कराता है। और एंटागोनिस्ट, देखो इसमें दोनों देते हैं, इसमें दोनों देते हैं, ठीक है ना। एंटागोनिस्ट भी देंगे, एनालॉग्स भी देंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, अगर आप किताब पढ़ोगे, अपनी दत्ता पढ़ोगे तो उसमें नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। GnRH एनालॉग क्या कराता है, ठीक है ना, वो रैपिड रिडक्शन कराता है, एकदम से रिड्यूस कराएगा। और रीग्रो व्हेन ट्रीटमेंट इज स्टॉप, अगर ट्रीटमेंट तुमने, जैसे बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, मान ले बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, अभी तुमने रैपिड रिडक्शन कराना, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है ना, अभी लेकिन तुम नहीं चाह रहे, अभी सर्जिकली तुम नहीं चाह रहे कि ठीक है यार अभी सर्जिकल रहने देते हैं, ठीक है ना, कोशिश करते हैं अभी मेडिकल मैनेजमेंट में, तो तुम क्या करो, GnRH एनालॉग दे दो, ये रैपिड रिडक्शन करा देगा साइज में। लेकिन ये क्या है कि रीग्रो कर जाता है व्हेन ट्रीटमेंट स्टॉप, अगर तुमने ट्रीटमेंट हटाया तो वो रीग्रो कर गया। साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके, इस चीज़ के, मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे, पेल्विक पेन, फाइब्रॉइड नेक्रोसिस ड्यू टू बोन डेंसिटी, रिड्यूस बोन डेंसिटी, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। ये अगर तुम GnRH एनालॉग्स दे दिए तुमने तो भाई क्या होगा, GnRH एनालॉग्स दोगे तो क्या क्या होगा बताओ, सोचो। GnRH एनालॉग्स दोगे तो क्या क्या होगा, सोचो। वही चीज़ें हैं, ईस्ट्रोजन कम होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या होगा, कम होगा। एनालॉग्स दे दिए भाई, वो इनहिबिटरी एक्टिविटी कम करना बंद, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे कि हाँ भाई ईस्ट्रोजन नहीं है तो मेनोपॉजल सिम्टम्स होंगे, पेल्विक पेन होगा, फाइब्रॉइड नेक्रोसिस, ठीक है ना, होने लगेगा, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, यही सब चीज़ें होंगी साइड इफेक्ट्स में। एंटागोनिस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि ये कराएगा डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायरेक्ट इनहिबिशन करा देता है, ठीक है ना, एंटागोनिस्ट, और इसीलिए लॉन्ग टर्म यूज़ ले देते हैं एंटागोनिस्ट को, ठीक। 5वीं ड्रग है, एक होते हैं एनसेड्स। एनसेड्स क्यों देते हैं भाई, पेन वेन अगर फाइब्रॉइड में होने लगे तो उसको दे देते हैं एनसेड, जैसे कि मेफेनामिक एसिड, ये सब दे सकते हैं। और मिफेप्रिस्टोन भी देते हैं, ये एंटी प्रोजेस्टीन होता है जो करता है साइज डिक्रीज। मिफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्ट नहीं देते हैं यहाँ पे देखो 2 ड्रग्स हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग, जो कि एक होता है मिफेप्रिस्टोन, एक होता है मीजोप्रोस्ट। यहाँ पे मिफेप्रिस्टोन देते हैं, ठीक है ना, मीजोप्रोस्ट नहीं देते। हमने अपने टर्म्स में मीजोप्रोस्ट हम लोग ढंग से पढ़े नहीं थे यार, हम लोग यार गायनी हम लोग को पसंद ही नहीं। देखो गायनी ऐसा सब्जेक्ट है ना यार कि मतलब यार नहीं हमको अच्छी लगती, हमको अच्छी नहीं लगती, चाह कर भी नहीं कोशिश कर पाते यार, अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती अच्छी, ठीक है ना। अपन आदमी है कि मतलब यार मेडिसिन सर्जरी ये सब थोड़ा ठीक है, अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ने में मज़ा आता है, कि कुछ नया सीख रहे। गायनी यार तो मतलब नहीं होता कि हाँ, अजीब सी लगती है मेरे को गायनी, ठीक है ना। अब अभी मैंने डॉक्टर जी एक मूवी आई है देखी मैंने, उसमें भी ठीक है वो चलो एक बात अच्छा पॉइंट रखने की कोशिश किया, लेकिन यार नहीं गायनी आती यार, लड़कों को कुछ भी कर लो यार, तो मतलब हमें नहीं समझ में आती गायनी भाई, ठीक है ना। खैर वो आनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में। क्योंकि तुम्हें अगर कहीं भी तुम बैठोगे अपनी लाइफ में, कहीं भी पेशेंट ट्रीट करोगे, तुम्हें गायनी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए,
ठीक है ना। कहीं भी रेडियो डायग्नोसिस उठाओगे तब अल्ट्रासाउंड में तुम्हें गायनी का ट्विन ये सब आएगा तुम्हें, ठीक है ना। फाइब्रॉइड वाइब्रॉइड का एग्जामिनेशन कैसे करोगे, भी इंसिडेंटल फाइंडिंग जो भी यूट्रस में होते हैं, लियोमा सार्कोमा, ये सब देखना पड़ेगा यार, तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पढ़ना ज़रूरी है, गायनी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है। LNG क्या है, LNG क्या कराएगा, ये तुम्हारा ब्लीडिंग कम करेगा। एक और दवा होती है SPRM, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, उसमें यूलिप्रिस्टल आता है जो कि साइज रिड्यूस करता है, ठीक है। एक और ड्रग याद कर लो इसके अलावा। सर्जरी हम लोग कब करते हैं, बेसिकली सर्जरी के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। अब किसी मतलब मान लो कि किसी महिला के कंप्लीटेड फैमिली है, ठीक है ना, या डायग्नोसिस अनसर्टेन है, या सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग या रिकरेंट अबॉर्शन है, ठीक, या रिकरेंट अबॉर्शन है, तो इस केस में हम लोग सर्जरी प्रेफर करते हैं। और सर्जिकल के भी चार हम लोग बेसिकली मान के चलते हैं कि कर सकते हैं। मायोमेक्टमी कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं तुम्हारा हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, तीसरा तुम्हारा कर सकते हैं कि हमारा मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी और क्या नाम है इसका यार, एक और दो थे ना, अरे इम्बोलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, और इम्बोलोथेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारा यार हाई फोकस जो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मायोमेक्टमी में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी जय सुनो, यहीं पे बात कर लेते हैं मायोमेक्टमी के बारे में, ठीक है ना। ये मायोमेक्टमी है, समझो। ई-न्यूक्लिएशन ऑफ फाइब्रॉइड फ्रॉम यूट्रस व्हेन पेशेंट वांट टू रिटेन फर्टिलिटी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ई-न्यूक्लिएशन कर देंगे फाइब्रॉइड का फ्रॉम यूट्रस व्हेन पेशेंट्स वांट टू रिटेन फर्टिलिटी। अभी पेशेंट जो है हमारे पास यंग पेशेंट है, ठीक है ना, तो कहती है कि हमारी फैमिली डॉक्टर साहब कंप्लीट नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। और कुछ महिलाओं को चाहिए होता है कि यार हमारी जो महीना है वो टाइम से आना चाहिए, ठीक है ना। जो पेशेंट्स आएंगी OPD में गायनी के लिए, तो कहती है ना कि मतलब अगर तुम लोग OPD जाते हो और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा महीना तो सही आएगा ना, तो हाँ ठीक है सही आना चाहिए। तो मायोमेक्टमी उसी का इलाज है कि हाँ भाई हम लोग ई-न्यूक्लिएशन ऑफ फाइब्रॉइड कर देते हैं यूट्रस का, जब महिलाओं को अपनी फर्टिलिटी और मेंसेस मेंटेन करने होते हैं। ये बेसिकली करते हैं हम लोग यंग पेशेंट्स में, ठीक है ना। और बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइब्रॉइड मायोमेक्टमी टेक कंसेंट फॉर हिस्टेक्टमी। क्या होता है, कभी कभी मायोमेक्टमी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी तो हमें क्या करना होगा, ऑन टेबल हमें करना होगा, हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। और इसीलिए हमें प्रायर कंसेंट हमेशा ले लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर आपने बताया नहीं कि महिला को कि हम आपकी मायोमेक्टमी कर रहे हैं और आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, तो और अगर आपने ऑन टेबल हिस्टेक्टमी जाके कर दी ना तो बहुत बवाला हो जाएगा। इसलिए 2 लाइनों में महिला से कहलवा देना कि हाँ देखिए आपकी मायोमेक्टमी की हम पूरी कोशिश करेंगे, और सफल भी होगा 99% केस में। लेकिन 1% संभावना है कि आपका हो सकता है अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आपकी जान बचाने के लिए हमें यूट्रस निकालना पड़े, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ उनको बता देना हमेशा। डन इन यंग पेशेंट में करते हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होते हैं, तो प्री रिक्विजिट्स पे क्या क्या है, देखो महिला को पहला मायोमेक्टमी कराना क्यों चाहती है, ठीक है। पहली बात क्या होता है ना, समझो कि वुमेन्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है। वुमेन्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर डॉक्टर साहब आप पेट खोल रहे हो, सब चीज़ें जितनी चीज़ें निकाल लो, हमको और परेशानी चाहिए ही नहीं, झंझट चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। महिला का पहला ये होता है, ठीक है ना। अगर वो मायोमेक्टमी के लिए तैयार हुई है, क्यों तैयार हुई है, क्योंकि उसको फर्टिलिटी चाहिए, उसके फैमिली चाहिए, ठीक है ना। तो और हमें उसकी फर्टिलिटी लानी है वापस, हमें उनको बच्चा देना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग मायोमेक्टमी के लिए चाहते हैं। लेकिन अगर मान ले कि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ही ठीक नहीं है, हस्बैंड मतलब सीमेन एनालिसिस को कुछ भी है, ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया कुछ भी है, तो भाई उसका जो है मायोमेक्टमी करने में कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो महिला तब भी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो एक प्रीरिक्विजिट है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, राइट।
दूसरा है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, जिसको करते हैं हिस्टोसल्फिंगोग्राफी से, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट देख लेंगे, ठीक है ना। और एक इंडोमेट्रियल बायोप्सी भी कर लेंगे ताकि हम लोग रूल आउट कर सके इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अगर हम लोग इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में मायोमेक्टमी करने गए तो भाई आपके ऊपर जो मेडिको लीगल केस लगेगा ना कि आपकी, ठीक है ना, धज्जियाँ उड़ जाएंगे आपके करियर की। क्योंकि अगर आपने मायोमेक्टमी की, आपने जगह जगह अवशेष छोड़ दिए इंडोमेट्रियल कैंसर के, और जगह जगह अवशेष छोड़े तो वहाँ वहाँ वो कैंसर चला जाएगा। समझे कि नहीं? एक इंडोमेट्रियल बायोप्सी जरूर लेनी है हमने, ठीक है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? हस्बैंड इज़ इनफर्टाइल, अगर हस्बैंड इनफर्टाइल है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें फर्टिलिटी के लिए करते हैं बेसिकली मायोमेक्टमी। सस्पिजन ऑफ मैलिग्नेंसी, कोई सस्पिजन है हमारा कि मैलिग्नेंसी है आई एम सॉरी, कोई सस्पिजन है मैलिग्नेंसी का, इन्फेक्टेड फाइब्रॉइड है कि बंदे को इन्फेक्टेड फाइब्रॉइड है तो उसमें भी नहीं करना चाहिए हमें। ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है तो उसमें भी नहीं करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सी सेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। फाइब्रॉइड मतलब कि मायोमेक्टमी नहीं करते बिकॉज थोड़ा सा ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में लैंड इनटू शॉक, ये शॉक के लिए ये लैंड कर सकते हैं मायोमेक्टमी वाले केसेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिस्टेक्टमी के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं हिस्टेक्टमी के बारे में। हिस्टेक्टमी कब करते हैं? देखो, हाँ भैया, तो हम लोग हिस्टेक्टमी के बारे में बात कर रहे थे। हिस्टेक्टमी हम लोग किन में करेंगे? बेसिकली हम लोग ओल्डर वुमेन में प्रेफर करेंगे जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिनको अभी मोह माया से मतलब नहीं है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है, भजन कीर्तन करना चाहती है, तो उनमें हिस्टेक्टमी हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये सब नहीं लिखना है, लिखना क्या है कि ओल्डर वुमेन में जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, तो इसमें हिस्टेक्टमी हम लोग कर देते हैं, सब निकाल लेते हैं, ठीक है, कि और दिक्कत ना हो आगे कहीं, कि रिकरेंट फाइब्रॉइड ना हो जाए, ठीक है ना, और दिक्कतें ना हो यूट्रस के कारण से, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग लैप्रोटमी भी, लैप्रोस्कोपी भी, हिस्टोस्कोपी भी परफॉर्म करते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ फाइब्रॉइड। और ये क्या करते हैं हम लोग प्री ट्रीटमेंट विद, हम लोग GnRH एनालॉग से पहले तो प्री ट्रीटमेंट करते हैं, रैपिड रिडक्शन करा देता है, श्रिंक कर देता है फाइब्रॉइड्स को, एंड रिड्यूस ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, और रिड्यूस कर देता है ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी को, प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी, कंसेंट फॉर हिस्टेक्टमी, ठीक है ना। ये मायोमेक्टमी के इंडिकेशन है ये सब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी मतलब कि लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्री ट्रीटमेंट विद GnRH एनालॉग्स भी हम लोग दे सकते हैं ताकि ये फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस हो जाए, ब्लीडिंग कम होने लगे, और प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी, और कंसेंट फॉर हिस्टेक्टमी शुड बी टेकन। और एक्सेसिव मतलब कि ये बताया था कंसेंट ऑफ हिस्टेक्टमी हम लोग को लेनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, पहले मतलब कि मायोमेक्टमी करने से पहले, नहीं तो अगर ऑन टेबल परफॉर्म करना पड़ा तो बहुत बवाला होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके ही थोड़ा सा एक और चीज़ है इसमें, फीगो क्लासिफिकेशन के बारे में इसके, ठीक है ना। अभी फीगो क्लासिफिकेशन जो है इसका, ये बहुत ही आसान होता है। फीगो क्लासिफिकेशन जो है फाइब्रॉइड का, ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इजी होता है याद करने का। जितने भी ट्यूमर्स तुम लोग पढ़ोगे गायनी में, सबका क्लासिफिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे आसान मेरे को लगता है कि फाइब्रॉइड का होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। एक डायग्राम है, अगर एक डायग्राम समझ गए बात खत्म, तुम्हें कुछ नहीं जानना। ये डायग्राम, ठीक है ना, ये वाला छोड़ दो, ये मेरा बहुत गंदा, और डायग्राम्स देखो मेरे बहुत ही ख़राब बनते हैं, ठीक है ना, तो हंसना मत, लेकिन कोशिश करना समझने की। इसको हम लोग स्टेज 0 to 8 में डिवाइड करते हैं, और एक अलग से स्टेज हो जाए 2 to 5, जिसकी मैं आगे बात करूँगा, ठीक है ना। पहले 0 to 8 की स्टेजिंग समझो। इसमें 0 मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम लोग अंदर से बाहर की तरफ समझ चलते हैं, ठीक है ना। 0 मतलब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, ठीक। तो 0 में क्या होगा? सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, और सब म्यूकोसल वो भी पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड होगा, ठीक है ना। सब म्यूकोसल पेडंकुलेटेड, तो ये है पेडंकुलेटेड इंट्राकैविटरी, ये फाइब्रॉइड होता है। अब स्टेज 1 पे आ जाओ, 1 ये रहा। तो इसमें क्या होगा? लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। ये हम लोग देखो, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे स्टेज हम लोग आगे बढ़ेगा, तो भले ही हम लोग को इसमें सब म्यूकोसल नहीं लिखना है, पहले इंट्राम्यूरल लिखना है, फिर सब सीरोसल लिखना है, लिखने के हिसाब से। लेकिन ये याद रखना कि स्टेज 1 में जो होता है ये लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होता है। स्टेज 2 में मोर देन 50% इंट्राम्यूरल होगा, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल।
और यही स्टेज 3 में ये इंट्राम्यूरल होगा, लेकिन टचेस द इंडोमेट्रियम 100% इंट्राम्यूरल कॉन्टैक्ट्स इंडोमेट्रियम। चौथे स्टेज में क्या होगा कि ये जो है पूरा का पूरा ये इंट्राम्यूरल होगा चौथे स्टेज में, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा तुम्हारा इंट्राम्यूरल होगा, ठीक। ये रहा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा इंट्राम्यूरल है, फोर्थ स्टेज, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, अब देखो फोर्थ के बाद जो इंट्राम्यूरल की स्टेजिंग हो गई, इंट्राम्यूरल के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं सब सीरोसल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पांचवा क्या होगा, सब सीरोसल होता है, लेकिन मोर देन 50% जो होता है इंट्राम्यूरल होता है। सब सीरोसल मोर देन 50% इंट्राम्यूरल, ठीक है ना। और सिक्स्थ वाला क्या होगा, सब सीरोसल है लेकिन लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल हर जगह रहेगा, इंट्राम्यूरल पे तुम परसेंटेज लिखोगे, ठीक है ना, लेकिन जो 4 के बाद होगा उसमें सब सीरोसल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना एक चीज़, आसानी है, बहुत आसान है, अंदर से बाहर की स्टेजिंग है। अगर एक बार समझ जाओगे और एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला क्या होगा, ये होता है तुम्हारा सब सीरोसल मोर देन अरे लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। समझ में आती है ये बात? अरे भाई देखो सब सीरोसल है, लेस देन 50% इंट्राम्यूरल है, खत्म बात। 7 वाला क्या होगा, ये सब सीरोसल ही होता है, 7th वाला पूरा बाहर है, 7th वाला, ठीक है ना। 7th वाला जो है सब सीरोसल है। और एक होता है 8th क्या होता है, ये अदर्स में होता है, इसको कहते हैं एग्जाम्पल सर्वाइकल या पैरासिटिक फाइब्रॉइड, ये हो सकता है, ठीक है, सर्वाइकल या पैरासिटिक फाइब्रॉइड। तो यहाँ पे ये स्टेजिंग है, ठीक है ना। जैसे 0 वाला पेडंकुलेटेड इंट्राकैविटरी, ठीक है ना। फर्स्ट वाला लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, ठीक है। सेकेंड वाला मोर देन इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल। थर्ड वाला क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स इंडोमेट्रियल 100% इंट्राम्यूरल। फोर्थ वाला इंट्राम्यूरल। फिफ्थ वाला सब सीरोसल मोर देन इक्वल टू 50%, ये क्या है, इंट्राम्यूरल। सिक्स्थ वाला सब सीरोसल लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, ठीक है। 7th वाला क्या है, सब सीरोसल। 8th वाला क्या है सॉरी 8th वाला क्या है, अदर्स में आएगा, जैसे सर्वाइकल और बाहर की तरफ में कहीं चला गया, मतलब सर्वाइकल या हो सकता है या पैरासिटिक कोई फाइब्रॉइड हो सकता है। एक होता है स्टेजिंग 2 to 5 वाला। 2 to 5 वाला क्या होता है, ये होता है हाइब्रिड लियोमायोमा, जो कि पूरा ये इंट्राम्यूरल ही होता है, ये पूरा इंट्राम्यूरल ही होता है, ठीक है ना। इसको हाइब्रिड लियोमायोमा कहते हैं। इफ प्रेजेंट ऑन बोथ लोकेशन मेंशन म्यूकोसल फर्स्ट। अगर हाइब्रिड लियोमायोमा होगा और दोनों लोकेशंस पे होगा तो सबसे पहले हम लोग म्यूकोसल का नाम ज़्यादा लेंगे। ये एक इम्पैक्ट करता है बोथ इंडोमेट्रियम सेओसा, दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो 0, 1, 2 जो होते हैं फिगो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या सब म्यूकोसल होते हैं, 3 से 4 इंट्राम्यूरल होते हैं, 5, 6, 7 जो होते हैं सब सीरोसल बिकम पैरासिटिक लियोमायोमा, और 8th वाला जो होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक टर्म होता है रेड डीजनरेशन, ठीक है। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो रेड डीजनरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें क्या? चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेड डीजनरेशन बात करते हैं। जय एक काम और हम लोग कर देते हैं, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, इफेक्ट ऑन फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो, ये जाते जाते सुन लो। रेड डीजनरेशन अलग वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा बड़ा है वो। इफेक्ट ऑन फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फाइब्रॉइड के प्रेगनेंसी पे? मे बी नन, कोई भी हो सकता है, कोई भी इफेक्ट ना पड़े प्रेगनेंसी पे। दूसरा हो सकता है कि एबॉर्शन कॉज कर सकता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। अगर सब म्यूकस हुआ तो ठीक से इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा, या वो प्रेशर सिम्टम्स कॉज करेगा, तो हो सकता है एबॉर्शन हो जाए। प्रेशर सिम्टम्स ड्यू टू इम्पैक्शन ऑफ ब्लैडर रिटेंशन ऑफ प्रेशर सिम्टम्स। देखो अब क्या था, फाइब्रॉइड के कारण वो पड़ा था फाइब्रॉइड अंदर, लेकिन अभी प्रेगनेंसी वाली स्टेज हो गई, साइज ऑफ फाइब्रॉइड इंक्रीज हो गया, साइज ऑफ फाइब्रॉइड इंक्रीज हुआ, यूट्राइन साइज भी इंक्रीज हुआ। तो ये क्या करेगा कि ये प्रेशर सिम्टम्स अब ज़्यादा लगाएगा, प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा लगाएगा तो यूट्रस अगर एंटीरियर होगा तो ब्लैडर सिम्टम्स करेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी रिटेंशन ऑफ यूरिन, और पोस्टीरियर होगा तो बाउल सिम्टम्स करेगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन रेक्टम के ऊपर। अभी मैंने बताया था रेड डीजनरेशन के बारे में, जिसके बारे में आगे मैं और बात करूंगा। अभी रेड डीजनरेशन करा सकता है,
माल प्रेजेंटेशन करा सकता है, प्री टर्म लेबर प्री मैच्योरिटी करा सकता है, नॉन इंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड है तो वो नॉन इंगेजमेंट भी करा सकता है, राइट। एक और चीज़ देख लो, कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया एंड फाइब्रॉइड यूट्रस, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इसी के अंदर फाइब्रॉइड के अंदर ही है, ठीक है ना। तो कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया एंड फाइब्रॉइड यूट्रस क्या है? मेनोरेजिया 30% इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड। तो मेनोरेजिया जो होता है 30% केसेस में होता है और क्लासिक सिम्टम होता है ऑफ सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड। मेंस्ट्रुअल लॉस इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज विद सक्सेसिव साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल लॉस जो होता है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता जाता है सक्सेसिव साइकिल्स के साथ। इट इज़ कॉन्स्पिशियस एंड सम म्यूकोसर और इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड। ये क्या कैसा होता है? कॉन्स्पिशियस होता है और इन सम म्यूकस और इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सब म्यूकोसर फाइब्रॉइड में कॉन्स्पिशियस मतलब अच्छी खासी ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड में कॉजेज की क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का सरफेस एरिया बढ़िया बताया ही था मैंने आपको। इंटरफेरेंस विद नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यू टू इंटरपोजिशन ऑफ फाइब्रॉइड। इंटरपोजिशन ऑफ फाइब्रॉइड हुआ तो उस पर क्या होगा? यूट्रस की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर असर पड़ा तो इससे ज़्यादा क्या होगी? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। कंजेशन एंड डायलेशन ऑफ सब एडजेसेंट इंडोमेट्रियल वीनस प्लेक्सस कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर। अब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर हुआ तो सब एडजेसेंट जो है इंडोमेट्रियल वीनस प्लेक्सस के ऊपर भी कंजेशन एंड डायलेशन होगा। समझ में आता है ये चीज़? जैसे ट्यूमर है, ठीक है ना, एक ट्यूमर है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स का। अब एडजेसेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब वीनस प्लेक्सेस भी आ सकते हैं। अब उसी का कंजेशन अगर ऑब्स्ट्रक्शन किया तो कंजेशन और डायलेशन भी होगा। तो कंजेशन एंड डायलेशन हुआ तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ब्लीडिंग ज़्यादा कराएगा, ठीक है ना। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। पेल्विक का कंजेक्शन करा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपके फाइब्रॉइड के बारे में। एक टॉपिक और बच रहा है फाइब्रॉइड में, ठीक है, रेड डिजनरेशन। उसको अलग से तुम लोग देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।